This place is not Lata Cafe, it's called Cafe Lata. याद रखें. ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाहुबली आता ना, बाहुबली आ रहा है, पीछे से 10-12 आ रहे हैं. रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा. Big smiles, guys. Like you're happy here. Kuttu was action. वेलकम टू द इनॉग्रल एपिसोड ऑफ देहरादून टाउन हॉल. इससे पहले कि हम ये पूरा प्रोग्राम शुरू करें, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि देहरादून टाउन हॉल है क्या, एंड स्पेशली टू द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच अस लेटर. सो एज सिटीजन्स ऑफ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री. हमारी प्रॉब्लम्स कोई बहुत जुदा नहीं है, लेकिन हमारी कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स हैं. दूसरा, वी थॉट वी शुड क्रिएट अ फोरम फॉर डायलॉग रादर देन people constantly having a personal opinion, जिसमें कि न सिर्फ हम बात करें बल्कि हम अपनी ऑडियंस को एंगेज करें, बाकी सब सिटीजन्स को एंगेज करें. तीसरा एक्चुअली, हमारे जैसे पढ़े लिखे शहरों में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वी अंडरस्टैंड वेरी लिटिल ऑफ हाउ गवर्नमेंट्स एक्चुअली रन, एंड हाउ कैन वी एज सिटीजन्स पार्टनर विद देम एंड वर्क विद देम फॉर आवर ओन गुड. अदर देन इलेक्शंस, जिसमें भी यूजुअली 60-65% से ज़्यादा लोग वोट नहीं करते, हमारी पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ बहुत कम एंगेजमेंट है. एंड पीपल लाइक यू हु टेक अप इशूज, एटलीस्ट राइट बेस्ड इशूज, फिर भी थोड़े से अवेयर हैं, लेकिन ज़्यादातर जनता, ज़्यादातर सिटीजन्स अवेयर बहुत ज़्यादा नहीं होते. हाउएवर, एज अ सिटीजन, वी शुड नॉट बी इग्नोरेंट, एंड दैट इज़ वाई देहरादून टाउन हॉल. उसके सिवाय, आई थिंक depending on how people respond to this initiative, Lokesh bhai, Anup ji, we will then decide how to take Dehradun town hall forward. So the larger objective of course is कि मेरे गुरु शायर हैं अमर साहब, वो कहते हैं कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, कोई रास्ता निकल आता. तो कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सोसाइटी में, लेकिन खाली कॉन्वर्सेशन ज़रूरी नहीं है. मैंने कहा मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते, रास्ता निकल आता, लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तो वैसा निकल आता. तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि न सिर्फ हम कॉन्वर्सेशन करें बल्कि ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन करें. मैं एक बार ऑडियंस को और जो भी बाद में फिल्म देखेंगे उनको बता दूं कि लोकेश ओरी कौन है, अनूप नौटियाल कौन है. तो फर्स्ट अबाउट लोकेश, आई मीन दिस इज व्हाट आई नो अबाउट यू. इसके सिवाय मैं कुछ मिस कर दूं तो मुझे बता दीजिएगा. लोकेश इज एन ऑथर. आपने इनकी किताब अगर नहीं पढ़ी तो जरूर लीजिए. इट्स कॉल्ड टिल किंगडम कम. जॉनसार बाबर रीजन के ऊपर आपने लिखी है. ही इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. हिमालयन डेटीज का उसमें बहुत ज्यादा जिक्र है. ही इज एन एक्टिविस्ट इन द स्पेस ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज. और साथ में जिस जगह आज हम बैठे हैं, इसका नाम लाटा कैफे नहीं है, कैफे लाटा है. आप यहाँ पे जरूर आइए. इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस एज द लोकेशन. अनूप नौटियाल इज इन सोशल वर्क. यूजुअली आप एनवायरनमेंट और सिटीजन एंगेजमेंट और पब्लिक हेल्थ पे काम करते हैं, एंड यू आर ऑल्सो द फाउंडर ऑफ SDC फाउंडेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक्स कॉर्पोरेट मैन, H&M के आप इंडिया के हेड थे कभी एक जमाने में, लेकिन आई थिंक उत्तराखंड आपको ज्यादा इस वजह से जानता है बिकॉज यू वर द CEO ऑफ 108 emergency services. Right. So those are the two gentlemen that I'm going to talk to today. So Lokesh bhai and Anup bhai, I want to first, of course, thank you for being part of the inaugural episode of Dehradun Town Hall. एक चीज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये मद्देनजर रखिए कि हम कैपिटल हैं उत्तराखंड की, तो जो भी हम बात करें वो खाली देहरादून सेंट्रिक ना हो, बल्कि हम उत्तराखंड को पूरा मद्देनजर रख के बात करें. I really do not know where to start the conversation, and elections are also right here. I do want to focus on what we can do as citizens rather than just get into politics. So, ये कुछ basic ground rules हैं. And if you allow me, may I first request that whilst we are calling this Dehradun Town Hall, we'll continue to focus on Uttarakhand. Okay, so my role today will be just as the moderator. I'm not an expert and I don't claim to know everything that I'm going to ask about. If we were to, let's say, identify the top 4 or 5 concerns that today we have as a state, what do you think they would be? So I could start with you, Lokesh, probably.
हाँ, मेरे हिसाब से उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो माइग्रेशन है। उसके साथ साथ मुझे लगता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है टूरिज़्म और पिलग्रिमेज के बीच में, एक तरह से हमेशा लड़ाई चलती रहती है, ये भी उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बाकी जैसे पूरे देश में मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट से ही लिंक्ड हैं। अगर माइग्रेशन की भी बात करें या टूरिज़्म एंड पिलग्रिमेज की भी बात करें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, और उस पर शायद हमें ज़्यादा फोकस So you करना said migration, waste management. You also mentioned tourism and unemployment. कुछ और अनु भाई जो आपके हिसाब से हमारे मेजर मुद्दे हैं, टॉप 3-4 एज अ स्टेट? विनीत, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं इस देहरादून टाउन हॉल के पूरे कॉन्सेप्ट से बहुत खुश हूँ, और मैं इसको अपना एक, जैसे कहते हैं ना, एक सौभाग्य भी मानता हूँ कि भाई मैं इस पहले टाउन हॉल, और यही हमारी उम्मीद रहेगी कि भाई टाउन हॉल जो है ये खाली ये यहीं पे सीमित ना हो जाए, ये आगे बढ़े। लोगों ने काम ही ऐसे तो किए तो कि- तो ये आगे बढ़े, फले फूले, यही हमारी सोच रहेगी। Thank you, अनुगा। और जहाँ तक, क्योंकि आपने जिक्र किया, देखिए आपने जितनी बातें बोली उससे मैं बड़ा खुश इसलिए हुआ। आपने कहा कि भाई, जिससे हम कहते हैं कि जन सहभागिता, भाई लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और बड़ा ये महत्वपूर्ण है कि जो हमारा एंगेजमेंट हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। तो मैं, लेकिन अगर वापस आपके प्रश्न पे लौटूं, जैसा लोकेश भाई ने जिक्र किया, उन्होंने कुछ मुद्दों का जिक्र किया, तो तमाम इस समय मुद्दे, चाहे हम देश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हम तो खैर आज उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और हम जब उत्तराखंड की बात करें तो हमको थोड़ा सा पीछे भी जाने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड का गठन किन परिस्थितियों में हुआ। जो पूरा उत्तराखंड का एक आंदोलन चला, जो उत्तराखंड के लोगों की एक, जो जिसे हम कहते हैं मूल भावना थी, कुछ सपने थे, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो वहीं से क्यों नहीं शुरू करते? तो इफ आई कैन आस्क यू दैट क्वेश्चन, हमने उत्तराखंड का गठन क्यों किया था? लेट्स टॉक अबाउट दैट फॉर द मोमेंट। और क्या वहां से लेकर अब तक के सफर में जिस वजह से हमने उत्तराखंड का गठन किया था, उसमें हम कितने कामयाब रहे? कैन वी जस्ट गो बैक टू लेट्स से 22 इयर्स अगो? Absolutely. देखिए, जो उत्तराखंड के लोगों की बेसिकली एक जो पीड़ा थी वो ये थी कि लखनऊ यहाँ से बहुत दूर था। बिल्कुल। तो उनकी कहीं ना कहीं, मैं बड़े सरल तरीके से बोलूँ, उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हमारी जो चुनौतियाँ हैं, रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या आज नहीं वर्षों से है। और मैं अगर अपने बारे में बोलूँ, आज मेरे अगर पिताजी जीवित होते तो उनकी आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा होती। उन्होंने भी स्वयं पलायन किया था। तो वो दौर और आज का दौर, इसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आया है। तो पलायन, जैसा लोकेश भाई ने भी जिक्र किया, एक उत्तराखंड का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो उन सारी तमाम परिस्थितियों को लेकर के उस समय आंदोलन हुआ, राज्य का गठन हुआ, और ये हर किसी का ये मानना है, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं कोई डाउट है कि जो उत्तराखंड की जो असीम क्षमताएं थी, उत्तराखंड वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसके खैर बहुत सारे कारण हैं, वो तो शायद हमें बहुत सारे टाउन हॉल करने पड़ेंगे उसको लेकर के। लेकिन ये जो 5वां चुनाव है, जिसे हम कहते हैं, उस आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंदी में मैं अगर बोलूं कि उस पृष्ठभूमि में और उस आलोक में चुनाव हो रहा है, तो ये across party lines and across intelligentsia, across normal people, everyone, whether it's Dehradun or Uttarakhand, people are they are convinced that we have not reached where we could have, जहाँ पे हम पहुंच सकते थे। True. So What is it that we really wanted to see changing when we formed Uttarakhand? And either of you could answer that. तो आपने कहा कि हमने कुछ मुद्दों पे उत्तराखंड बनाया था, वो टॉप चीजें आर दे द सेम एज यू हाईलाइटेड? कुछ चेंज हुई है तब से? थोड़ा इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि उत्तराखंड ऐसी भूमि रही है जहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स शुरू हुए और जिन्होंने पूरी दुनिया में इम्पैक्ट किया। जैसे चिपको मूवमेंट की हम बात कर सकते हैं, या टिहरी डैम के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ कि भाई हमारी नदी पे बांध मत बनाओ। शायद इस देश का पहला ऐसा बड़ा मूवमेंट था कि हम बांध नहीं बनाने देंगे, और उसी की एक कंटिन्यूएशन थी उत्तराखंड मूवमेंट कि हमारी जो पूरी सोसाइटी थी, ऑर्गेनाइज थी, संगठित थी कि भाई हमें अपना पर्यावरण बचाना है। और मैं इसको एक तरह का इंटरनल कॉलोनियलिज्म कहता हूँ कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन जो हमारी रिसोर्सेज थे और जो हमारे जो
अधिकार थे वो हमें नहीं मिल पाए। लोगों के मन में हमेशा ये अवधारणा रही कि उत्तर प्रदेश का पार्ट होकर हमें वो सब नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। राइट। तो एक तरह से हम फिर भी कॉलोनाइज्ड ही रहे, और शायद स्टेट बनने के बाद भी सिचुएशन वर्स ही हुई है, उससे बेहतर नहीं हुई। आर यू सेइंग कि जब हम उत्तर प्रदेश के पार्ट थे हम इससे बेहतर थे? मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये जो पूरा सिस्टम था जिसकी करप्शन थी वो हमारे डोर स्टेप पे नहीं थी, हमसे थोड़ी दूर थी। लेकिन अब वो हमारे डोर स्टेप पे है, लेकिन एज सिटीजन्स उन रिसोर्सेज पे हमारा अधिकार नहीं है। हम कहते हैं कि जंगल मत काटो, लेकिन सरकार कहती है सड़क बननी है, तो रिसोर्स पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। और ये बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की और डिलीवरी जो गवर्नमेंट की है, इसके बीच में एक गैप वाइडन होता जा रहा है। हम लोग हर बार कोई नई सड़क बनने लगती है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं कि इतने 1000 पेड़ मत काटिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अधिकार सबसे पहले साफ़ हवा है। हमें सांस तो लेने दो, तब तो गाड़ियाँ आएँ, ट्रेन्स आएँ, एयरपोर्ट्स बड़े हों। तो वो जो गैप है एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरी में, ये हर सेक्टर में है। मतलब एनवायरनमेंट तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ही, लेकिन और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री को आप ले लीजिए। तो लोगों को चाहिए रोज़गार, लोगों को चाहिए कि आप छोटे उद्योगों को सपोर्ट करें, क्राफ्ट्स को सपोर्ट करें, जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। लेकिन गवर्नमेंट का सारा एफर्ट जो होता है वो केंद्रित होता है कि बड़े बड़े उद्योग आ जाएं। तो ये गैप जो है ये कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए और इसके बारे में सोल्यूशंस निकालने थोड़ी देर में चाहिए। ये भी बात करेंगे कि हम एज सिटीजंस इस बारे में कर सकते क्या हैं, जी, हमारे हाथ में कितना कुछ है। अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। अनु भाई, डू यू आल्सो थिंक? देखिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि उनकी मेरी बात तो होती रहती है, और ये वो थोड़ा सा क्या कहेंगे, वो हेट्रोजिनिटी की जगह होमोजिनिटी आ गई है कि हम सब शायद एक ही सोच से हैं। लेकिन नहीं, मैं लेकिन ये पब्लिक स्फीयर में ये बात नहीं होती। लेकिन एक लोकेश भाई, मैं आपके साथ भी एक विनीत एक बात शेयर करना चाहूँगा, और एक आंकड़े के साथ में। देखिए, हम एक तरफ, और खुश होने की बात भी, हम अपने जब देश की बात करते हैं, उत्तराखंड प्रदेश की बात करते हैं, हमारा एक युवा देश है, हमारा एक युवा प्रदेश है। लेकिन इसके साथ में एक और स्याह सच्चाई है, और स्याह सच्चाई आंकड़ों के माध्यम से 82 लाख वोटर उत्तराखंड में हैं। इसका मतलब इस चुनाव में जो 14 फरवरी को चुनाव होगा, उसमें 82 लाख वोटर हैं 18 वर्ष की आयु से ऊपर। उन 82 लाख में से 8,82,000 युवा यहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड है। तो इसको अगर बड़े सरल तरीके से देखा जाए, हर दूसरा वोटर, हर 10वां वोटर यहां पर वो, और जो हमारे साथ में युवा यहां बैठे हुए हैं, वो शायद कहीं ना कहीं इस बात को मेरे से कहीं ज़्यादा, मैं तो इस उम्र में भी जो है उससे इतना विचलित होता हूं। तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि एक 24, 25, 26, 27, 28 साल का कोई युवा या कोई युवती, और तमाम किस्म की ये कोविड काल की, भाई हम कोई बात करें और हम कोविड के बारे में चर्चा ना करें, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं, है ना, आप समझ रहे हैं मेरा भाव। तो ये जो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, अब भाई आप रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की चाहे आशा है, तो अब चाहे सरकारी नौकरियां भी नहीं, तो इसमें खैर फिर बहुत सारे, उसके खैर बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन हमने रोजगार की बात करी, चूंकि मैं स्वयं उत्तराखंड के जन स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ में मेरा सौभाग्य रहा है, मैं थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हूं। उत्तराखंड में एक और बड़ी ज्वलंत समस्या इस समय जो है वो जन स्वास्थ्य की है। और जैसा लोकेश भाई ने जिक्र किया, चिपको आंदोलन का आपने जिक्र किया, उत्तराखंड के पूरे परिवेश में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे को पता नहीं हमारे पास समय है नहीं है, लेकिन हमारे पास तमाम किस्म के आंकड़े हैं कि किस किस्म से महिलाओं की भागीदारी उत्तराखंड के लोकतंत्र में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि पुरुष तो पलायन कर गए रोजी रोटी के चक्कर में। तो चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य का मुद्दा है, बच्चों के स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा, तो और एक नया मुद्दा जो पिछले 6 महीने में निकला है, और ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है, जो युवाओं का, और आप तो उत्तराखंड के इतने आंदोलनों से भली भांति परिचित हैं, भू कानून का जो पिछले 5 या 6 महीने में, और एक वो फेसलेस, वो एक ऊर्जा देता है कि भाई उत्तराखंड के युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से तो भू कानून, पलायन, भ्रष्टाचार, और ये जो तमाम बातें हो रही हैं, इसकी नींव तो भ्रष्टाचार है। हम स्वयं विनीत, हम नहीं कल्पना कर सकते, आपके जैसे मेरे जैसे लोग कल्पना, प्रभु की कृपा रही है, आपने बड़ी अच्छी नौकरी करी है, मैंने भी ठीक ठाक नौकरी करी है। हम अगर, मैं कहता हूं, हम अगर शायद
30 जन्मों में भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं, हम शायद उतना पैसा नहीं बना सकते थे जितना कि एक अच्छा खासा राजनेता उतर। सो यू नो द अमाउंट्स आर ह्यूमंगस। तो ये पूरा करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, गैरसैंण है। सो द लिस्ट इज एंडलेस, यू नो, वेयर डू वी स्टार्ट एंड वेयर डू वी स्टॉप? I don't think we are looking at where we start, क्योंकि ये तो आप 4 दिन यहाँ बैठे रहो खत्म नहीं होता. 22 years of our legacy of this state can't be just discussed in 45 minutes. But if we were to focus on what conversations should we be having now that elections are here, what choices do we have hence, and what can we as citizens do? तो बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए जी. Let me focus both of you gentlemen on citizen क्या कर सकता है. हम जागरूक सिटीजन हैं, तभी हम ये बातचीत भी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम जागरूक हैं. देन देयर आर पीपल हु आर फेंस सिटर्स, जो कि जानते तो हैं लेकिन कुछ खास नहीं करते, और एक है जो बिल्कुल इग्नोरेंट है. हम जागरूक सिटीजन होने के नाते क्या कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग वी कैन हैंडल. वी कैन ओनली वोट वंस इन 5 years. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन व्हाट कैन वी डू? अभी तो जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि चुनाव का समय है, इलेक्शन आने वाला है, तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो सिटीज़न को इस समय ये सोचनी चाहिए कि हम किसको चुनने जा रहे हैं. जब हम बाज़ार जाते हैं, कुछ सब्जी तरकारी खरीदने जाते हैं या फल खरीदने जाते हैं, उसकी इतनी अच्छी जांच पड़ताल करते हैं, बिल्कुल उठा के, हाँ, निगोशिएट करते हैं, एक पीस उठा के चेक करते हैं. लेकिन हम कैसे अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेते हैं अगले 5 साल के लिए, ट्रिवियल इश्यूज़ पे चुन लेते हैं. मैं क्योंकि ये स्टडी करता हूँ और सोसाइटी में लोगों से बातचीत करता हूँ कि आपने अगर वोट दिया तो क्या सोच के दिया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें मुझे बताते हैं. फॉर एग्जांपल कि हमने एनक्रोचमेंट कर दिया था, जब एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आए तो नेताजी ने मदद करी, इसलिए हमने उनको वोट दे दिया. या मैंने ट्रैफिक वायलेशन करी थी, मुझे पुलिस ने पकड़ा तो नेताजी ने फोन किया, मुझे बचा लिया. तो मतलब हमने रूल्स ब्रेक किए और फिर जिसने हमारी मदद करी, हमें लगता है कि वही हमारा मसीहा, जो मेरे पर्सनली काम आ गया. हाँ हाँ. तो एंड मे बी ऑन द रॉन्ग इशू, मे बी व्हेन आई वाज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, तब भी वो मेरे काम आ गया. दूसरा, लोगों को ये फर्क भी मालूम है कि वो वोट किसके लिए कर रहे हैं. मतलब वार्ड लेवल से एमएलए, एमपी, इनके हमें ये भी पता है एज सिटीजनरी कि इनके रोल अलग अलग क्या होते हैं. विनीत, मेरे को खुशी है, चलिए, कि आपने जो हमारे जो अंदर की बात थी पहले तो वो निकलवा दी, और अब हम ठीक है, हमको के बारे में अपने डेफिनेटली मुझे खुद ताज्जुब इसलिए है क्योंकि मेरे परिवार में ये बढ़िया, ये अच्छी बहुत सारी बातें हैं. और जैसे आपने अभी लोकेश भाई ने भी जिक्र किया, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा. और कई सारी चीज़ें थोड़ा आपको कुछ फनी भी लगेंगी. देखिए, पहली बात तो क्या, अगर हम थोड़ी गंभीर बात करें, सबसे पहली बात तो क्या है कि, और ये बड़ा बेसिक है, सबसे पहली बात यह है कि हमें जाकर के वोट डालना है. इसमें तो इट्स अ नो ब्रेनर. बिल्कुल. और मैं यहां पर भी कुछ आपके साथ में 1-2 आंकड़े साझा करना चाहूंगा. 2017 के चुनाव में 2012 की तुलना में वोट कम पड़ा था. अच्छा. और अब ठीक है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम लोग देहरादून में रहते हैं, देहरादून इस प्रदेश की भले टेम्पररी राजधानी है लेकिन राजधानी है, और देहरादून शहर में 5 सीटें आती हैं. मैं हल्के में उसका भी जिक्र करना चाहूंगा. जहां 2017 के चुनाव में पूरे उत्तराखंड में 66% मतदान हुआ था, देहरादून शहर की इन 5 सीटों में 58%, यानी 8% कम मतदान पड़ा था. तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है. बड़े बड़ा ये कैपिटल है. और मैं तो ये कहता हूं कि भाई, सरकार यहां पर है, सरकार यहां बैठती है, चुनाव आयोग यहां पर है, तमाम राजनीतिक दल यहां पे हैं, तमाम नेता यहां पर हैं, तमाम मीडिया यहां पर है, तमाम स्कूल कॉलेज यहां पर हैं, इंटेलिजेंस यहां पे है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर है. तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर प्रश्न है कि भाई, और ये आपके सवाल से जुड़ा हुआ है. तो पहली बात तो क्या है, हमें वोट डालने जाना, नंबर 1. और एक बात ये, दूसरी बात ये विनीत, कि हम देखिए, वोटर्स को और सिटीजन्स को इस बात को, जैसे कहते हैं ना, आत्मसात करना पड़ेगा, और करना चाहिए. मेरा तो, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि हम वोट भी डालें, और जो पूरी ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसको सिर्फ एक दिन की अपनी जिम्मेदारी ना समझे. अब वही बात आती है कि यार, ये हमारा राइट है. भाई, अगर आज आप वोट भी नहीं डालते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सोशल मीडिया में फिर कंप्लेन करें. तो पहली बात तो यह है कि आप वोट डालिए. दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को एंगेज रखिए.
5 साल तक किसी न किसी तरीके से, और यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक बड़ा रोल आता है। मेरी एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरी एक कामना यह है कि हम एक रोबस्ट, और जैसा देहरादून टाउन हॉल भी शायद एक उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम यहाँ पर एक ऐसे कुछ तंत्रों को विकसित करें जिनके माध्यम से हम लोग एंगेज रहें, हम लोग अपने लीडर्स की मॉनिटरिंग करें। तो ऐसे तमाम पहलू हैं। एक और मैं थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा ह्यूमरस लगेगा, लेकिन आज हम, जैसे आपने उदाहरण दिए, मैं उत्तराखंड के जनमानस से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारे को कौन सा लीडर अच्छा लगता है? जो हमारे शादी में आ जाता है, जो हमारे मुंडन की पार्टी में आ जाता है, खुदा ना खास्ता हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है या चौथा हो जाता है, तो जो हमारे साथ में सुख दुख में खड़ा है हमने उसी को वोट डालना है। तो ठीक है, सुख दुख की अपनी जगह बात है, वो आप एक सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में, एक इवॉल्विंग लोकतंत्र में हमें अब अपने जनप्रतिनिधियों से बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, इन तमाम किस्म की बातें करनी चाहिए। और विनीत, मैं एक उदाहरण भी दिखाना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात को यहां पे समाप्त करूंगा। उत्तराखंड में 70 विधायक हैं। हर विधायक को 3 करोड़ 75 लाख रुपया प्रतिवर्ष अपने इलाके में पैसा खर्च करने को मिलता है। 5 साल में एक विधायक को 18 करोड़ 75 लाख रुपए मिलते हैं। बिल्कुल। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उत्तराखंड का हर विधायक अपना एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे? बिल्कुल। भाई, आप एक किस आधार पर आप एक ऑब्जेक्टिव बात करेंगे, आप किस आधार पर वोट डालेंगे? तो 70 विधायक हैं। 70 विधायक में से, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, बीजेपी और कांग्रेस जो 2 बड़े प्रमुख दल हैं, उन्होंने अपने 53 कैंडिडेट्स को रिपीट किया। 2017 के जो विधायक थे उनमें से 53 लोग 2022 में भी खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये 53 लोग अपना स्वयं का अपना रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सामने ला करके कह सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं कि ये मेरा नाम है, मैं इस असेंबली से हूं और मैंने 2017, 18, 19, 20, 21 में मैंने ये काम किया, ये मेरा परिणाम है? और इसके अलावा बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप सिटीजन एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। जब मैंने ये 18 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए, तो क्या मैंने रायशुमारी करी या ये मैंने खुद अपने किचन कैबिनेट के साथ में मिलकर के इस पैसे को मैंने कहीं खर्च किया? तो ये ऐसे तमाम गंभीर किस्म के सवाल हैं। चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है ना, एज अ सिटीजन, आई एम नॉट वेरी पॉलिटिकली अवेयर, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे परिवार में एटलीस्ट 2-3 लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि साहब वोट करके फायदा कुछ खास है नहीं, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस भी बहुत कम है जी। या तो ये आएगा या ये आएगा, और दोनों एक जैसे, या तो फर्क हो हमारे नेताओं में। तो एक तो हमारे पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ लिमिटेड हैं, और दूसरा यू रियलाइज के ये इस पार्टी में थे, अब ये इस पार्टी में है, तो खड़े वहीं से हो रहे हैं और अल्टीमेटली वोट इनको। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया कि एटलीस्ट हम जवाबदेही शुरू करें, हम अकाउंटेबिलिटी मांगे एटलीस्ट वोटिंग के टाइम पे। लेकिन हम और कर क्या सकते हैं? आई मीन इज द मुझे नहीं लगता, मैं जब स्कूल कॉलेज में था तो जो थोड़े पढ़ाकू लड़के होते थे, लड़कियां होते थे, वो बाहर चले जाते थे। जो बिल्कुल नीचे होते थे, जो गुंडागर्दी करते थे, वो अक्सर पॉलिटिकल स्फीयर में चले जाते थे। अब पिछले 25-30 साल में जो उस समय कॉलेज में था, वो आज और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। सो व्हाट कैन वी एज सिटीजंस आल्सो स्टार्ट टू थिंक अबाउट इफ दिस नीड्स टू चेंज इन द लॉन्ग रन? हम आज ही आज कुछ चेंज नहीं कर सकते। आई एम श्योर थिंग्स लाइक this will put pressure on our politicians, but what is it that as a community we at least start thinking? देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गलती एज सिटीजन्स ये करते हैं कि हम हर चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल देखने लग जाते हैं। मतलब हमें अपने नगर वार्ड का भी चुनाव अगर होता है तो हम सीधा जो वी स्टार्ट कंपेयरिंग। और मतलब ये जो चुनाव होने वाला है उत्तराखंड में, ये धामी वर्सेस रावत भी चुनाव नहीं है। सबसे पहले तो कैंडिडेट की बात हो ना, कि जो हमारा कैंडिडेट हमें 5 साल तक रिप्रेजेंट करने वाला है। एज सिटीजन्स हमें सोचना है कि जो मेरा घर है वो मेरी 4 दीवारी नहीं है, मेरी कम्युनिटी है, और मेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये व्यक्ति 5 साल तक। और जैसा अनूप भाई ने बताया कि इतना फंड भी उसके पास है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड हम चेक करें, उससे बात करें, डायलॉग करें, उसका विजन समझें कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन एज अ सिटीज़न इनसे ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के आसपास का जंगल बचा रहे, लेकिन ये तो चाहता है कि सिविल वर्क्स ही होते रहें।
हाईवे ही बनता रहे या बड़ी बड़ी सड़क ही बनती रहे और पेड़ जंगल काटे जाएं। तो अगर मेरा विजन उस व्यक्ति के विजन से मैच नहीं करता है और फिर भी मैं उसको वोट दे रहा हूँ, तो सॉरी टू इंटरप्ट, एक तो हुआ उस बंदे का विजन जो कि खड़ा हो रहा है जी, बट डू वी हैव अ सिटीजन लेवल विजन? डू वी हैव एनीथिंग व्हिच सेज एज सिटीजंस दिस इज व्हाट वी वांट? डू यू थिंक एनीथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट्स? नहीं अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हम लोगों ने भी बड़ी कॉन्शियसली एफर्ट किया है कि एक कम्युनिटी देहरादून के आसपास बिल्ड की जाए जो मिले और एनवायरनमेंट, हेरिटेज, नेचर, कंजर्वेशन, पोल्यूशन, इन सारे मुद्दों पे बात करें। अनूप भाई ने भी ऐसा इनिशिएटिव, तो ऐसे सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं जिनसे सिटीजन्स को जुड़ना चाहिए, एंगेज होना चाहिए, मुद्दों को समझना चाहिए। जैसे आप सब्सिक्वेंट टाउन हॉल्स, जी, मैं आपको जब भी दोबारा बुलाता हूं, वी विल आल्सो स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल हु स्पेसिफिकली हैव एजेंडास दैट सिटीजंस कैन अलाइन विद। बिल्कुल। टॉप 2-3 चीजें जी, हम इस समय अपनी फैमिली को और सिटीजंस को क्या बोलें? व्हाट आर द टॉप 2-3 क्वेश्चंस दे शुड आस्क फ्रॉम फ्यूचर पॉलिटिशियंस या जो उनके पास वोट मांगने आते हैं? आई जस्ट वांट टू कंप्लीट जो आपने बात बोली, और विनीत एक और इसमें उत्तराखंड के संदर्भ में एक पहलू ये है कि जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं ज़्यादा वोट पड़ता है, तो मेरा अपना ये मानना है, और ये आंकड़ों के आधार में मैं बोल रहा हूँ कि जो रूरल एरियाज़ हैं, जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम वोटिंग ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे हमने भी देखा कि भाई देहरादून में बहुत कम वोट पड़ रहा है। इसके अलावा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो आपका सवाल लोकेश जी से था। अभी गंगोली हाट विधानसभा पड़ती है पिथौरागढ़ जिले में, तो वहाँ पर 2000 ग्रामीणों ने मिलकर के अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है। उन्होंने कहा कि भाई हमें राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं है, तो हमारा ये मैनिफेस्टो है। तो ये जो आपका बार बार जो सवाल है, जो नागरिकों में जो शिथिलता है, जो लेथार्जी है, हमें कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी है। देखिए बार बार वही बात आती है, भाई हमें वोट डालना है, और वोटिंग भी एक बड़ा देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। भाई हर इंसान का एक अलग तरीका है सोचने का, इंटरनलाइज करने का, अपना एक डिसीजन मेकिंग, उनका जो अपना मैट्रिक्स है। लेकिन यही मेरा निवेदन इस प्रोग्राम के माध्यम से रहेगा कि भाई पहले वोट डालने जाएं। जैसा आपने बार बार बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हम पार्टियों को एक सेकंड के लिए साइड में रखें और पहले हम सबसे पहला काम ये करें कि हम अपने प्रत्याशियों को जानने का और समझने का प्रयास करें। क्या हम जानने? देखिए उदाहरण के तौर पर अब ये तो चुनाव आयोग ने जो इतने वर्षों में जो बदलाव हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बाद में तमाम प्रत्याशियों को उनको अपना एफिडेविट देना पड़ता है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उनके एसेट्स क्या हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो जितने हमारे 82 लाख वोटर्स हैं, वो पहले अपने प्रत्याशियों के बारे में जानने का प्रयास करें। कोई जगह है ये जानने की वेबसाइट में जगह है, आप वेबसाइट में जाइए। अब तो वैसे भी दुनिया जो है, अधिकांश लोगों के पास में स्मार्टफोन्स हैं। ये हमारे ऑडियंस कहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने प्रत्याशी को कहाँ चेक कर सकते आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाइए। दूसरा, ये इस समय हमारी स्क्रीन में नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तो ये आप जाकर के, नहीं तो आपके अपने प्रत्याशी हैं, अगर आप उनका नाम भी टाइप करते हैं तो आपको उनका एफिडेविट मिल जाएगा, अगर आप गूगल में जाकर के देखते हैं। और उसके अलावा मैं दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगा विनीत, कि अगर जैसा हमने भी बात करी कि 70 में से 53 लोगों को रिपीट किया जा रहा है, तो ये जो इनकम्बेंट वापस आ रहे हैं उस पर भी एक आप रैशनल और क्रिटिकल एक थिंकिंग आप करिए कि इन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या किया है। इसके अलावा मैं एक और इसके साथ में चीज़ जोड़ना चाहूँगा, और वो भी थोड़ा सा आपको शायद मजाकिया लगेगा, लेकिन हम एक पीपीपी मॉडल की बात करते हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, हेल्थ केयर के तमाम प्रोजेक्ट्स होते हैं। मैं आज पॉलिटिक्स के पीपीपी के बारे में बात करना चाहूँगा। वह कहेंगे यार अनूप ये क्या है? तो ये तीन पी से आपको बड़ा बचना है, और ये 3 है। पहला तो है, देखिए, प्रोपेगेंडा से बचना है। प्रोपेगेंडा हम सबको पता है, आजकल के दौर में फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो एक तो प्रोपेगेंडा से बचना है। दूसरी बात हमें क्या बचना है? हमें पोलराइजेशन से बचना है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। और तीसरी बात पॉपुलिज्म। तो ये जो 3 चीजें हैं, तो अगर हम एक रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, अपने आप को इस पीपीपी के डेंजर से बचाते हैं, अपनी जितनी हमारे से ड्यू रिसर्च हो पाती है हम अपनी रिसर्च करते हैं। जब राजनीतिक दल हमारे घरों में आ रहे हैं, अगर स्वयं नेताजी नहीं आ रहे, अगर उनकी पार्टी के लोग आ रहे हैं, हम उनसे कम से कम प्रयास करें,
हम उनसे प्रयास करें कि वो कम से कम हमारे सवालों का जवाब दें। मुझे पता है, देखिए ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन कम से कम हमें उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे ऐसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो धीरे धीरे के राजनीतिक दलों में कुछ ऐसा भी बदलाव लाने का प्रयास करें कि राजनीतिक दल भी इस किस्म के टाउन हॉल्स का आयोजन करें। आज राजनीतिक दलों का, मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना अनुभव है, उनका एक तरफा संवाद होता है। एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल से बात करता है, दूसरा इससे बात करता है, वो आपस में बात करते हैं, लेकिन वो, लोकेश भाई शायद आप इस बात से सहमत होंगे, और कि वो नागरिकों के साथ में संवाद नहीं करते और एक दूसरे को शाउट डाउन करते हैं उसमें भी। तो 3 P's आपने बोले, प्रोपेगेंडा से बचे, पोलराइजेशन से बचे, पॉपुलिज्म से बचे, और एक P आपने बोला जो करना चाहिए वो है प्रयास। मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, हम इसके बाद दोबारा आप दोनों से बात करने के लिए आते हैं। आप कहाँ पे जाके अपने कैंडिडेट को चेक कर सकते हैं? ये आपकी स्क्रीन पे इस समय लिखा हुआ है। हम सबकी आपसे गुजारिश है कि इलेक्शन में वोट देने से पहले अपने कैंडिडेट को जरूर चेक करें।